हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और ग्रो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का जो पहला चैप्टर चल रहा था उसका 8th पार्ट, और इसके बाद शायद 1 या 2 पार्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि डायपोल पे टॉर्क कितना लगता है, डायपोल की वजह से डायपोल के द्वारा जो है वर्क डन कितना किया जाता है, वर्क कितना किया जाता है, और एनर्जी डायपोल में कितनी होती है। ये 3 कंसेप्ट, ये 3 डेरिवेशन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है ग्रो यूथ क्लासेस, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करेंगे। आज हम सबसे पहली स्लाइड है जिसमें हमने लिखा है डायपोल कैप्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तब उस पे क्या इफेक्ट हो रहा होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 3 डेरिवेशन देख लिए थे कि किसी डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो एक्सियल पोजीशन पर हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो या किसी अदर पोजीशन पर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा वो हम देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे कि जब एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है डायपोल पर। ठीक है, तो हम देखते हैं। बेसिकली या हम बात करें, हम यहां पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क जो हमने पहली क्लास में थोड़ा सा इसका साइन देखा था, जिसको हम टाउ से लिखते हैं, और इसका आज हम करने वाले हैं डेरिवेशन। अब टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है कि किसी भी डायपोल पर जब फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से वो चीज रोटेट करती है, तो रोटेट करती है, इट मींस कि उस पर कहीं ना कहीं एक टॉर्क लग रहा है। एक ये फोर्स का ही पार्ट है, फोर्स का ही दूसरा रूप मान सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये जो है फोर्स को ही डिफाइन करता है। लेकिन जब ये फोर्स इस पे लगता है तो 2 डायरेक्शन में लगता है, जिससे क्या होता है, ये रोटेट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। देखो, ये एक डायपोल है, ये हमारा -q चार्ज है, ये +q चार्ज है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है तो हम जानते हैं कि प्लस पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, माइनस पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू होगी QE और इसकी वैल्यू होगी QE। लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब हमें एक बात बताइए, जब मैग्नीट्यूड इनका सेम है तो क्या इस पे नेट फोर्स कुछ होगा? क्योंकि QE फोर्स इस तरफ भी लग रहा है और QE फोर्स इस तरफ भी लग रहा है, फोर्स दोनों डायरेक्शन में सेम लग रहा है, इसलिए इसको, इस पे जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जब फोर्स लिखेंगे तो हम एक तरफ लिखेंगे QE, एक तरफ लिखेंगे -QE, या हम कहें इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या आएगा? 0। यानी कि नेट फोर्स 0 आएगा। इसका मतलब यह है कि इसका लीनियर मोशन नहीं होगा। ये जो फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लीनियर मूवमेंट नहीं करेगा। मतलब देखो, मूवमेंट 2 तरह के होते हैं। ये अगर पेन है, ये सीधा जा रहा है, इट इज लीनियर मोशन, बट ये अगर ऐसे घूम रहा है तो इट इज रोटेशनल मोशन। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो वो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ भी बनाती है। अगर इसको हम दोनों को एक साथ दिखाना चाहे तो ये जो घूम रहा है इट इज रोटेशनल मोशन, और ये जो आगे बढ़ रहा है इट इज लीनियर मोशन। तो इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि लीनियर मोशन इसमें 0 होगा, यानी कि लीनियर मोशन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो लीनियर डायरेक्शन में 0 है। ठीक है, सो इट डज नॉट हैव लीनियर मोशन। ठीक है, इसमें कोई भी लीनियर मोशन तो नहीं होगा, ये तो बात पक्की है। अब इसके बाद अगर हम बात करें
तो इसमें क्या हो रहा है, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, इसका सेंटर यहाँ पे है, ये है इसका सेंटर होगा यहाँ कहीं। अब अगर इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे नेगेटिव पे फोर्स इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इस पे जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या वो ऐसे अपनी एक्सिस पे घूमेगा, ऐसे घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि ये जो है इस तरफ फोर्स लग रहा है, वो इस तरफ की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा इसको, ठीक है, और ये जो है इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा तो यहां पे एक कपल ऑफ फोर्स लगता है, ठीक है। यहां क्या हो गया, एक कपल ऑफ फोर्स लगेंगे, कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स को ही हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है। कपल ऑफ फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क। तो इस पे क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, रोटेशनल मूवमेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर एक रोटेशनल मूवमेंट होगा। फोर्स इनटू टाउ क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। ये हमें डिफाइन करके देता है टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो होगा वो होगा फोर्स, और दोनों फोर्स जो लग रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस कितनी है वो हम देख लेते हैं। देखो अगर ये डायपोल हम यहां बना लें, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया हमारा माइनस क्यू, ठीक है। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसको हम एक ट्रायंगल बना लें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस क्यू पे इस डायरेक्शन में, और प्लस क्यू पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोर्स ये होगा, ये डिस्टेंस जो बी सी है, ये डिस्टेंस होगी हमारा जो है बी सी। ये अगर इसको नाम दे बी, इसको नाम दे सी, और ये ए, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये बी सी, ये डिस्टेंस बिटवीन फोर्स होगी। तो यहां पे हम फोर्स को तो हम लिख सकते हैं क्यू ई। फोर्स हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रखा है तो उस पर फोर्स कितना होता है, क्यू ई। और डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस बात करें तो क्या बी सी आएगा, ये बी सी आएगा। अगर ये बी सी आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, ये दिखाया गया है, देखो यहाँ पे थीटा है। तो हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर मिड पॉइंट में थीटा बन रहा है तो यहाँ भी थीटा होगा। अब ये अगर थीटा होगा तो ये हम बी सी निकाल सकते हैं। पहले यहाँ क्यू ई इंटू बी सी लिख देते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम 2l लिखते हैं, अपने डायपोल में 2l डिस्टेंस बोलते हैं। ये थीटा है। अगर हम इसको बोले क्या होगा, तो अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, ठीक है। तो P इक्वल टू आएगा H साइन थीटा, H साइन थीटा, और H यहां पे कितना है, हाइपोटेनस 2l साइन थीटा, और ये P जो है वो BC है। तो BC आ गया हमारा 2l साइन थीटा। तो यहां पे हम रख देंगे QE इंटू 2l साइन थीटा, ठीक है। अब हमारा QE 2l साइन थीटा आ गया। अब यहां पे हम देखेंगे, इसको पहले रफ कर देते हैं। अब ये इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा टॉर्क है, टाउ को हम लिखेंगे 2QL एक साथ लिख लेंगे, 2QL एक साथ लिख लेंगे इंटू E साइन थीटा। साइन थीटा हमें पता है डायपोल जो हॉरिजॉन्टल से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बना रहा है वो है, ठीक है। तो 2QL को हम जानते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं, तो इसको हम सीधा P लिख सकते हैं, और इसके बाद E साइन थीटा, ठीक है। रीजन लिखना है हमें, तो हमें पता है P इक्वल टू 2QL होता है, ठीक है। तो ये हमारा PE साइन थीटा आ गया। टाउ जो आ गया वो हमारा आ गया PE साइन थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए,
टॉर्क के लिए टाउ जो है पीई साइन थीटा। अब ये हम जानते हैं पीई साइन थीटा हमारा कब आता है, जब हम किन्हीं दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर में ही हमने पढ़ा है क्लास 11th में, तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ तब ये हमारा पी साइन थीटा आया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मेन कंसेप्ट, हमारा ये जो डेरिवेशन बना वो टाउ का एक्सप्रेशन हमारा ये आएगा, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। इसको हम पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई, के ये डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया किसका, टॉर्क के लिए। और ये सीधा एग्जाम में क्लास 12th में पूछा जाता है कि कैसे, इसको कैसे आएगा, ये कैसे आया ये। तो इसका डेरिवेशन ये पूरा हमारा आ गया कि कैसे बना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फोर्सेस, और ये QE और ये BC को हमने रख दी, वैल्यू रख दी 2L साइन थीटा। अब इसकी जो लैंग्वेज है वो हमें लिखना होगा एग्जाम में कैसे, कि इसको हमने डिफाइन किया कि एक हमने डायपोल लिया, दो चार्ज रखे प्लस Q एंड माइनस Q, उनके बीच में डिस्टेंस 2L है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, डायरेक्शन बना देंगे, फिगर बना देंगे और ये डेरिवेशन लिख देंगे। और लैंग्वेज जो हमने किया वो अपने सोच के कुछ भी हम लिख सकते हैं इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। अब हम कुछ स्पेशल कंडीशंस देखते हैं इसमें। स्पेशल कंडीशंस जो आती हैं इसमें, कुछ केस बनेंगे तो वो हम देख लेते हैं। ये हम एग्जाम में लिख सकते हैं अपनी नंबर अच्छे लाने के लिए। तो केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है, 3 कंडीशंस होंगी अगर हम एक जनरल बात करें तो। बाकी के किसी एक डिग्री पे एंगल पे कुछ और भी हो सकता है। जब P जो है डायपोल मूवमेंट है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जब इसकी डायरेक्शन क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और डायपोल भी यहां पे ऐसा रखा हो, ये -Q और ये +Q, और हम जानते हैं डायपोल मूवमेंट जो होता है वो -Q से +Q की तरफ होता है, तो डायपोल की डायरेक्शन भी यही हो गई और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। ठीक है, जब दोनों सेम लाइन में आ जाएंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, तो 0 होने के बाद साइन 0 0 होता है तो टाउ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अब यहां पे हम देखें कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो एक सिंपल सी बात देखें कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा है, मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और ये डायपोल ऐसा रखा है, इधर +Q इधर -Q, तो ये क्या करता है, इस तरफ फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पे इस तरफ लगाता है। कुल मिलाकर इसको ये बैलेंस कंडीशन में या स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है कि डायपोल जो है वो ऐसा हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, उसके बाद उस पर टॉर्क लगना बंद हो जाता है। यहां हमने देख लिया जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा तो टॉर्क उस पर क्या लगेगा, 0 लगेगा। यहां पे एक चीज हम थोड़ी सी देख लेते हैं, स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन क्या होता है। देखो ये एक डायपोल है और इस डायपोल पे अगर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और इस तरह इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, जब हम इसको घुमाते हैं या कुछ वर्क डन करते हैं इसको घुमाने में या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से घूमता है, तो क्या होता है, कोई भी चीज हो वो मिनिमम एनर्जी में आने की कोशिश करती है। अभी हम एनर्जी भी पढ़ेंगे, तो हम बता दें आपको कि ये जो है ये अपनी बैलेंस कंडीशन कौन सी है, स्टेबल कंडीशन, इस कंडीशन में आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। मतलब अगर हम इसको घुमाएं और ये वापस अपने स्टेबल कंडीशन में आ जाए उसको हम बोलते हैं स्टेबल। और अनस्टेबल, हमने इसको घुमाया और ये ऐसा घुमा और ऐसा ही रह गया, इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो टाउ हमारा यहां पे टॉर्क कितना हो गया, 0। इसके बाद सेकंड कंडीशन बनेगी, P जो है वो नॉर्मल टू E हो, नॉर्मल टू E, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और डायपोल हमारा ऐसा रखा हो, यहां +Q मान लो, यहां -Q मान लो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 बन जाएगा। तो टाउ कितना होगा, तो थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री हो जाएगा तो टाउ कितना हो जाएगा, PE साइन 90, और साइन 90 हम जानते हैं 1 होता है,
तो ये हमारा हो जाएगा PE और दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। अब हमसे अगर एग्जाम में ओटी में भी पूछ लेता है कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, तो हम बता सकते हैं इजीली कि जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हो तो हम मैक्सिमम उसको बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम हमारा टॉर्क होगा उस समय। ठीक है। थर्ड कंडीशन, अगर इसके अलावा मान के चलो डायपोल इसके 180 डिग्री पे आ गया, जब डायपोल 180 डिग्री पे आ गया, ठीक है, P जो है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और डायपोल ऐसा हो जाए, इधर -q इधर +q। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पे इस तरफ फोर्स लगाता है और नेगेटिव पे इस तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जैसा कि इसमें था, नेगेटिव पे इस तरफ, पॉजिटिव पे इस तरफ, दोनों फोर्स बाहर की तरफ थे, इसमें दोनों फोर्स अंदर की तरफ है, बट इक्वल है, तो इक्वल है तो ये हमारा क्या आएगा, थीटा इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री और PE साइन 180 होता है, साइन 180 होता है 0, तो टॉर्क फिर से क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी कोई भी टॉर्क इसके ऊपर नहीं लगेगा। ये हमारा हो गया, कुछ 3 पॉइंट्स है, केस 1, केस 2, केस 3, जब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब डायपोल मूवमेंट के ऊपर क्या टॉर्क लगेगा डायपोल के ऊपर, और अगर नॉर्मल हो तब क्या टॉर्क लगेगा डायपोल पे, और जब 180 डिग्री पे होगा तब क्या लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। जब किसी डायपोल को घुमाया जाता है तो उसमें कितना वर्क किया जाता है, ये हम देखेंगे, कितना वर्क किया जाएगा इस पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान के चलो अ डायपोल which is rotated from 0 डिग्री टू थीटा डिग्री। ठीक है, मान के चलो 0 डिग्री पे था और हमने उसको थीटा डिग्री पे घुमाना है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और कोई डायपोल ऐसा रखा है, ये -q है, ये +q है, ये ऐसा रखा है, और इसको हमें घुमा के ऐसा बनाना है, कुछ थीटा डिग्री पे लेके जाना है। ठीक है, अब इसको हमें थीटा डिग्री पे ले जाना है तो हाउ मच वर्क इज डन, ये निकालना है हमें, हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम हमने किया, कितना वर्क किया इसको घुमाने में। तो इसके लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। वर्क डन हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये लीनियर डायरेक्शन में हमें होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब मल्टीप्लाई करते हैं मतलब उसने कितना मूव किया तो हमने वर्क बता देते हैं हम। ठीक है, या हम कहें FD cos थीटा लिखते हैं सिंपली जनरली, तो हम देखते हैं ये हमारा लीनियर मूवमेंट इसमें नहीं हो रहा है। क्या ये डायपोल आगे गया, नहीं, ये सिर्फ अपनी जगह पर रोटेट हो रहा है। तो रोटेट हो रहा है यानी कि इसमें कहीं ना कहीं हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको हम लिखते हैं फोर्स इनटू x को अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोले तो यहाँ r का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो r क्या है, r, ये इसकी लेंथ हो गई डायपोल की लेंथ हो गई r, और x अपॉन r को हम लिखेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है नहीं, इसको हम बोलते हैं थीटा से लिखते हैं, और थीटा क्या है, थीटा यहां है, देखो थीटा यहां पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें। ठीक है, ये हमें निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालना है, तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और FR क्या होता है, अभी हमने देखा फोर्स को जब हम डायपोल की लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, टाउ,
और ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई विद थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर के लिए वर्क डन हमारा एफ डी होता है। सिमिलरली यहाँ फोर्स टाउ लगता है इस पे, तो टाउ, और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो थीटा। यानी कि फॉर्मूला सेम ही है, चाहे हम लीनियर की बात करें चाहे हम रोटेशनल की बात करें। उसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और रोटेशनल में फोर्स होता है टाउ तो टाउ लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे थीटा लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन का हो गया एक्सप्रेशन, वर्क डन इक्वल टू टाउ इनटू थीटा। अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये आई, इसको हम बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि टाउ जो है वो हर एंगल के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाउ जो है, क्योंकि जब ये एंगल थीटा है तो कुछ और बदलेगा, तो कुछ और बदलेगा, तो कुछ और, यानी कि टाउ हमेशा इसके साथ क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमें अलाउड नहीं होता, इस तरीके से हमें करना अलाउड नहीं है। अगर हमें ये अलाउड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम हर थीटा पे, छोटे छोटे थीटा पे, डी थीटा पे वर्क डन भी डी डब्ल्यू ले लेंगे हम, छोटा छोटा वर्क डन होगा। ठीक है, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट। ये हम जब हमने मोशन पढ़ा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, क्लास 11th में, तो हमने ये देखा था कि छोटे छोटे पार्ट लेके फिर सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तब तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या डब्ल्यू आएगा टोटल वर्क डन के लिए, या जीरो से डब्ल्यू लिखे हम, लेकिन डब्ल्यू आएगा हमारा। ठीक है, टाउ डी थीटा, तो डी थीटा हम कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन निकालना है तो हमें दो एंगल दिए जाएंगे कि इस एंगल से इस एंगल तक ले जाना है, बताओ वर्क डन कितना किया, तो हम यहां थीटा 1 थीटा 2 दोनों लिख लेंगे। ठीक है, W इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये हम लिखते हैं थीटा में, और यहां थीटा 1 से थीटा 2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे, और इसके बाद डी थीटा लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहां देखते हैं तो वर्क डन हमारा कितना आएगा, वर्क डन आएगा हमारा पीई बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2, ये हमारा आ गया साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो पीई माइनस कॉस थीटा को हम थीटा 1 से थीटा 2 तक करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, ये हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम का क्या करेंगे, अब हम इसको पूरा क्लियर कर देते हैं एक बारी, तो फिर देखेंगे वर्क डन हमारा कितना आया, पीई कॉस थीटा 1 से कॉस थीटा 2। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा कि कॉस थीटा 1 कितना है हमारा, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा तक। ठीक है, थीटा 2 हमारा थीटा है। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है हमारा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा तब है, ये किस कंडीशन में है, जब हम 0 डिग्री से थीटा तक ले जा रहे हो, और जब हम 0 से नहीं, सिंपल थीटा 1 और थीटा 2 देखना है, तो हमारा वर्क डन ये आ जाएगा पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अगर हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाना है किसी डायपोल को, मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, डायपोल हमारा ऐसा रखा था माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसको हमें नॉर्मल बनाना है, इसको प्लस क्यू इधर लाना है, माइनस क्यू इधर लाना है, यानी कि 0 डिग्री से हम 90 डिग्री अगर रोटेट करना है तब क्या करेंगे, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे W इक्वल टू पीई कॉस 0 माइनस कॉस 90। ठीक है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, पीई, ये 1 माइनस 0 आएगा तो हमारी सिंपल एक्सप्रेशन आएगी पीई,
यानी कि वर्क डन को जब भी हमें 90 डिग्री घुमाना होगा जीरो से, तो हमारा वर्क डन कितना होगा उसमें, PE, और P यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा मेन एक्सप्रेशन हमारा ये है वर्क डन को θ1 से θ2 डिग्री तक घुमाने के लिए, और 90 डिग्री के लिए सिंपली हम W = PE रख देंगे, PE रख देंगे। अब अगर हम बात करें 90, हमें 0 से 180 डिग्री तक घुमाना होगा, तब क्या करेंगे, तो PE cos 0 से माइनस cos 180, अब हम सिंपली वैल्यू रख देंगे, सब निकाल सकते हैं इजीली। तो cos 0 1 माइनस cos 180 की वैल्यू -1, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, PE × 2, 1 + 1 2, तो 2PE। तो बताओ हमें किसमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ा, 0 से 180 को तक घुमाने में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ा, 0 से 90 तक उससे कम, और थीटा तक ये हमारा एक्सप्रेशन आ ही गया है। ठीक है, ये हमारे दोनों एक्सप्रेशन आ गए। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी इन डायपोल। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिंपली इसका कुछ नहीं है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, वो हम समझ लेंगे और हमारे कंसेप्ट इसमें एनर्जी में क्लियर हो जाएंगे। देखो, डायपोल जो होता है, डायपोल हो या कोई और चीज हो, मिनिमम एनर्जी में रहना पसंद करती है। मिनिमम एनर्जी, अगर उसके अंदर एनर्जी ज्यादा भर दी जाएगी तो वो जरूर उसके अंदर ऐसा वर्क करेगी। इसलिए मिनिमम एनर्जी कब होती है, उस कंडीशन पे स्टेबल चीजें हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमने आपको बताया था कि अगर कोई डायपोल ऐसा है तो वो कैसे कोशिश करता है, ऐसे आने की, यानी कि इसके लीनियर आने की, यानी कि 0 डिग्री पर आने की। तो 0 डिग्री पर आने की कोशिश करता है, इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में उसको क्या लगता है, स्टेबल कंडीशन लगती है, यानी कि 0 डिग्री पे वो मिनिमम एनर्जी में होता होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि वर्क डन जो होता है वही एनर्जी होती है, वर्क डन जो होता है वही एनर्जी होती है, और एनर्जी को हम इसमें U से डोनेट करते हैं। ठीक है, U से लिखेंगे, U को हम लिखेंगे एनर्जी। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, या अभी इसको हटा देते हैं, मान के चलो कोई डायपोल रखा है, ये एक डायपोल है, ये -Q है, ये +Q है। ठीक है, हम जानते हैं कि इस कंडीशन में इस पे टॉर्क 0 होता है। टॉर्क 0 होता है, इट मींस कि स्टेबल होता है ये, यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगता। टॉर्क नहीं लगता तो मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता यानी कि वर्क डन 0 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इन्फिनिटी की बात करें, यहाँ से अगर हम इन्फिनिटी की बात करें, तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी, ये हम जानते हैं। यहां से इन्फिनिटी पे बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और फोर्स भी 0 होगा। मान के चलो हम इन्फिनिटी से, ये हमने नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया M, इसको हमने नाम दे दिया N। अगर हम +Q को यहां से उठा के N तक लाए, तो मान के चलो हमने वर्क किया मान के चलो U1, और -Q को अगर इन्फिनिटी से यहां तक लाए तो हमने वर्क किया -U1। अब हमें एक बात बताइए, हम +Q को यहां से यहां तक लाए या -Q को यहां से यहां तक लाए, क्या हमें वर्क डन सेम करना होगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है। चार्ज की वैल्यू सेम है तो उसको यहां तक लाने में हमें U1 वर्क किया हमने, लेकिन इसको यहां से यहां तक भी तो लाना है, N से M तक भी लाना पड़ेगा। तो देखो, ये इन्फिनिटी से हम मान के चलो इस डायपोल को हमें बनाना है, इन्फिनिटी से हम लेकर आए, अभी हम एनर्जी का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो यहां तक लेकर आए, लेकिन यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, वर्क डन हमें इसमें कितना करना पड़ा होगा, यहां से यहां तक लाने के लिए वर्क कितना करना पड़ा होगा, N to M हमें वर्क करना पड़ा होगा, Q × 2L, ये क्या हो गया, Q × 2L। Q को हम कितनी ले गए, ये मान के चलो 2L डिस्टेंस थी, तो 2L डिस्टेंस ले जाएंगे आगे, तो ये हमारा Q × 2L, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा QE। ठीक है, QE, और ये हमारा 2L डिस्टेंस तक इसको हमने मूवमेंट कराया। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे 2QL को हम जानते हैं, क्या लिखते हैं, P, तो हमारा ये हो गया PE। अब टोटल वर्क डन कितना हुआ,
टोटल वर्क डन, ये मूवमेंट, ये टोटल जो इन्फिनिटी से दोनों चार्ज आके हमने यहाँ पे डायपोल बनाया, या जब डायपोल बना तो टोटल वर्क डन कितना हुआ ये देखो, U1 प्लस माइनस U1, यहाँ तक तो सेम था, इसके बाद प्लस माइनस का PE, तो नेट वर्क डन हमारा कितना आया माइनस PE, क्योंकि ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी हमने ये डायपोल लाके सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने इसको रख दिया। ठीक है, यानी कि स्टेबल कंडीशन में इसकी एनर्जी कितनी हो गई, सो द एनर्जी ऑफ डायपोल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब ये स्टेबल होता है तब ये एनर्जी इसकी यू की क्या होगी माइनस PE। ठीक है, सिंपल माइनस PE, सिर्फ इतना एक्सप्रेशन इसका अभी हमारा एनर्जी का होगा, क्योंकि ये किस में है, अभी ये स्टेबल कंडीशन में है, रेस्ट पे है, इस पे कोई अब टॉर्क नहीं लग रहा है, हमने सिर्फ ये डायपोल बनाया, हमने ये देखा कि इस डायपोल में बेसिकली कितनी एनर्जी होती है, मतलब जब ये स्टेबल रुका हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, जब इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तब इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस PE। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन सिर्फ उसके लिए आया कि अभी ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस PE। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू से देखते हैं, देखो इसको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और डायपोल भी ऐसा रखा है -Q प्लस Q जैसा आया था, तो उसमें थीटा कितना है 0 डिग्री, वर्क डन कितना, सॉरी पहले वर्क डन नहीं लेते हैं, पहले हम लेते हैं एनर्जी। मान के चलो पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी है -PE, और उसके अंदर वर्क डन कितना किया गया 0, कुछ वर्क डन नहीं हुआ, अभी कोई वर्क डन नहीं होता है जब स्टेबल कंडीशन में एनर्जी की डायरेक्शन में रखी है, डायपोल रखा है तो 0, तो नेट एनर्जी कितनी होगी उसके अंदर, तो नेट एनर्जी होगी -PE। ठीक है, अब अगर इसी को अगर हम 90 डिग्री पे रख दें इस डायपोल को, यहां +Q एंड इधर -Q, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, इसमें ये एनर्जी तो सेम ही रहेगी, इसमें हम वर्क डन कितना करते हैं, वर्क है ये, तो 90 डिग्री रोटेशन में हम वर्क कितना करते हैं, वर्क करते हैं प्लस का PE, तो हमारा नेट एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, नेट एनर्जी हमारी 0 हो गई। इसके बाद अगर हम 180 डिग्री पे बात करें, 180 डिग्री पे ये डायपोल है, इधर -Q आ गया, इधर +Q हो गया, तो इसमें थीटा कितना हो गया हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, ये तो PE -PE जो स्टेबल में था वो है, और इसके बाद वर्क डन इसमें कितना किया गया, तो क्या हम 2PE वर्क डन करते हैं, 2PE, अभी हमने जो वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाला उसमें हमने देखा कि 2PE करते हैं, तो ये हमारा नेट एनर्जी इसमें कितना आएगा PE। ठीक है, PE। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 270 डिग्री की, यानी कि डायपोल जब ऐसा आ जाएगा -Q इधर, -Q इधर और +Q नीचे पहुंच गया। ठीक है, 90 डिग्री से जस्ट अपोजिट, तो थीटा इक्वल टू इसमें कितना हो गया 270 डिग्री, -PE सेम था। अब यहां पे ये कितना आएगा, वर्क डन इसमें +PE होगा और ये भी 0। ठीक है, ये हमारी चारों कंडीशन बन गई। अब ये चारों कंडीशन तो जनरल कंडीशन हमने बना ली कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, इसके बाद लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हम किसी के लिए एक्सप्रेशन बनाएं किसी थीटा के लिए, तो वो कैसे बनेगा, तो वो हम बनाते हैं, देखो मान के चलो एट अ पोजीशन डायपोल इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है, ऐसा मान लिया हमने, ये -Q और ये हमारा +Q। ठीक है, अब हमें इसको थीटा डिग्री तक लाना है, या ये कहें ये थीटा डिग्री, 90 डिग्री था, 90 डिग्री से थीटा तक, तो अभी इसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी 0, 90 डिग्री पे हम जानते हैं एनर्जी 0, तो अगर हमें इसको 90 डिग्री से थीटा एंगल पर लाना है तो हम वर्क डन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टाउ थीटा।
तो थीटा तक लाना है तो पहले हम इसको इंटीग्रेशन करना है, तो डी थीटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो डी अभी इंटीग्रेट कर देंगे इसको, अगर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। टाउ का एक्सप्रेशन हम जानते हैं पी ई साइन थीटा, ठीक है। कहां से लाना है? 90 डिग्री से थीटा तक लाना है, ठीक है। जीरो एनर्जी से किसी एनर्जी तक लाना है, किसी थीटा तक लाना है, और ये हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अगर इसका एक्सप्रेशन कंप्लीट करें तो यहां देखेंगे इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन पीई, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा का कॉस थीटा, जिसको हम 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री से 90 डिग्री से थीटा तक करेंगे, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पीई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा आएगा पीई कॉस 90 हमारा कितना होता है, 1 होता है, सॉरी कॉस 90 हमारा 0 होता है, तो 0 माइनस कॉस थीटा आएगा, और ये हमारा टर्म आएगा माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो वर्क डन है इसी को हम एनर्जी बोलते हैं, इसको हम यू से डेनोट करते हैं, तो ये होगा हमारा माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा, अगर हम एक बात करें कि ये क्या है, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ई वेक्टर और पी वेक्टर का क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। उसी को हम पीई कॉस थीटा लिखते हैं, तो माइनस पीई ये हमारी एनर्जी होती है। किसी भी एंगल पर अगर हमें लाके चेक करना है तो हमारी ये क्या होगी, ई पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तो कॉस थीटा। ये एंगल हमारा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो कॉस थीटा में हम लिख देंगे, ठीक है। और यही हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम देखेंगे हमारा गॉस लॉ, जिससे क्यूलम्स लॉ को हम गॉस लॉ की हेल्प से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली कि हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा भी होगा तो 2 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास हम न्यूमेरिकल्स की रखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्लास 12th के। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस शुरू करेंगे, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो यूथ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।